मजबूत दीवार को अगर एक ही हथौड़े में गिरा दिया गया है तो जरूरी नहीं कि उसी हथौड़े से वो गिरी थी। उस गुलामी की दीवार पे पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कई चोटें मारी थी जिसके कारण वो कमजोर हो पाई और उसी के बाद हमें आजादी मिल पाई। हथौड़े की चोट वो इतनी इंपैक्टफुल थी कि गुलामी की दीवार को हिला के रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहली बार नेताजी शब्द गढ़ा गया, खुद से नहीं बनाया। दुनिया ने कहा शुरू से शुरुआत करते हैं। बोस, इनका जन्म 23 जनवरी आज के दिन 1897 में हुआ था। कटक जो कि उड़ीसा में है, इनके पिता जानकीनाथ बोस। एजुकेशन इन्होंने यूरोपियन स्कूल से कटक में करी थी। सिक्योर्ड करी इन्होंने सेकंड रैंक 10वीं क्लास में 1913 में, तभी उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक्सपेल कर दिया गया बाद में उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से, क्योंकि ये थोड़े नेशनलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। 1916 में इनको निकाल दिया गया। वैसे बता दें आपको, देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया हुआ था। इतना बुरा हाल किया हुआ था, इतना नजरअंदाज कर दिया था कि बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक चल रहा था और ये गरीबों की सेवा करना चाहते थे। प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खतरनाक बीमारियां थी। इसी दौरान कोलरा के कारण, कॉलरा मतलब हैजा, उसके कारण लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कई बार कॉलरा लौट लौट के वापस आ रहा था। चारों तरफ महामारी आ चुकी थी। बुरा हाल था। लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खियां भिनभिना रही है, मक्खी मच्छरों की तरह लाशें पड़ी थी। मां अपने बच्चे की लाश को लेकर के गोद में रोए जा रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि बेटा अपने पिता की लाश में के पास बैठ करके जोर जोर से रो रहा है। इनका दिल एकदम पसीज गया, ये घबरा गए। लावारिस पड़ी लाशों को उसके बाद लेके जाते थे, ये उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। वो सहमे पड़े थे। वहीं ये प्रण लेते हैं कि मैं सब चीजों को ठीक करूंगा और भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। ये जो समय था, ये इनके कॉलेज का समय था जब ये समाज सेवा किया करते थे। तो जिंदगी के 2 हिस्से बने। शुरुआत का समाज सेवा का हिस्सा था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्विट्यूड। बाद में बना इनका सोशल एटीट्यूड। पर समाज सेवा के दौरान भी, उस समय भी ये इतने बढ़िया लीडर थे कि इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया कॉलेज में। और वहां पे अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे और भारतीय बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। मिस्टर ओ नाम के एक प्रोफेसर थे, स्टूडेंट को बिना बात के, इंडियन स्टूडेंट को पीट दिया करते थे। इतना पीटते थे उनको, तो ये बात जब नेताजी के पास गई तो ये प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत करी कि भाई ये क्यों अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय बच्चों को पीट रहे हैं, क्यों? उन्होंने प्रश्न किया तो प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा, प्रिंसिपल को बोले माफी मांगने को बोल दो, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ने कहा यार क्यों माफी मंगवा रहे हो, डिपार्टमेंट हेड है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नेताजी ने कहा मैं स्ट्राइक करूंगा। कुछ नहीं हुआ, फिर इनको स्ट्राइक करनी पड़ी और जब स्ट्राइक करी तो बात अखबारों में आ गई। अखबारों में आ गई तो उनको आके माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मिस्टर ओ फिर भी नहीं सुधरे, माफी मांगने के बावजूद नहीं सुधरे। वो कई बार और बच्चों को उन्होंने पीट दिया और इस बार जब उन्होंने पीटा तो बच्चों ने उल्टा पीट डाला उनको। फिर बात जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल बोले आपने पीठ पीछे वार किया है। और नेताजी बोले पीठ पीछे नहीं, सामने से वार किया है, कायर नहीं है हम। इस चक्कर में उनको कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। फिर एक कमीशन बनाई जाती है और कमीशन कहते हैं कि भाई चलो इसको एक बार और माफी मांगने का मौका देते हैं। पर इन्होंने वहां जाके भी माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा गलत के आगे झुकना नहीं है और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कमीशन के आगे माफी मांगने से मना कर दिया। भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहुत बोला। ये कॉलेज टाइम से करते थे। कमीशन गुस्सा हो जाता है, उसके बाद इनको कॉलेज से निष्कासित कर देते हैं। इस घटना से आता है उनके जीवन में बदलाव जब वो पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करते हैं। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, अपराध से ज्यादा बड़ा अपराध है कि अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। बहरहाल अब कॉलेज से तो निकाल दिए गए थे, तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे उन्होंने इनको बुलाया और बोला बेटा सुभाष, जो हो गया, अब एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज मतलब टॉप मोस्ट रैंक। 4 साल की तैयारी लगती थी और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। और 4 साल की तैयारी के लिए इनको लंदन भेजा। इतने बुद्धिजीवी, इतने जबरदस्त बुद्धिमान के 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में कर ली और रैंक होल्डर हो गए। 4th रैंक इनको मिली। अमूमन भारतीय उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, इन्होंने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब वहां पे रैंक होल्डर बने, इनके मन में क्या है, देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। तो इनको बड़ा फील हुआ कि मैं आईसीएस की नौकरी को, इन्होंने 1921 में उसी समय लात मार दी और यह घटना जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। और अब उसके बाद ये आग की तरह फैल गई। अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि भाई पहला आदमी भारतीय जो आईसीएस की नौकरी को लात मार रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने छोड़ी नहीं थी।
इनके पिता ने, बड़े भैया ने, सबने समझाया, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को, वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस। भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस का क्या फायदा। अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पे काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था। उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी, नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए।